चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। मैंने आपको बोला था कि साइंस के हम कुछ क्वेश्चंस को यूट्यूब पे भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऐप पर भी आपके लिए क्लासेस लेकर के आए हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप यूट्यूब और हमारे ऐप पे अगर लगातार अगर जुड़े हुए रहेंगे तो क्वेश्चंस का भंडार आपके पास हो जाएगा। और इतना एक्युमुलेशन हम क्वेश्चंस का करा देंगे आपको कि आपको आपका साइंस जो है वो बेहतर आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोगों को दिल से नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है और उसमें ज्यादा कुछ समय बचा नहीं है। जितना भी समय बचा है इसमें हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए उसी चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके लिए एक ही ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम क्वेश्चंस बनाते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका हमारे लिए होगा। नहीं तो हम क्वेश्चंस करते रहे, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। तो सभी लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हम शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। तो आज का हमारा ये क्वेश्चंस है। मेरे दोस्त, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको कोई कंपाउंड दे देगा, आपको यहां पर कोई कंपाउंड दे देता है और इस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का आपको बोलेगा कि बताओ उसका परसेंटेज कितना है उस कंपाउंड में। वो आपसे पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। जैसा कि आपके सामने ये कंपाउंड दे रखा है और ये कंपाउंड हमारा क्या है तो कहेंगे अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम लोग यहां पर NH4NO3 के नाम से जानते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट आपको दे रखा है और इसमें किसका परसेंटेज पूछा है तो इसमें आपसे नाइट्रोजन का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। मेरे दोस्त, आपसे इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है और हाइड्रोजन का भी पूछा जा सकता है। और तीनों को मिला कर दें तो 100% हमारा कंपाउंड बनता है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन के परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आपको समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। एकदम आसान विधि है। अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं इस कंपाउंड को, तो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं तो कहेंगे 2 है। तो 2 नाइट्रोजन आपको दे रखा है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो कहेंगे 14 होता है। लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के द्रव्यमान संख्या को जोड़ देंगे तो 14 जोड़ 14 कितना होगा तो आप कहिएगा सर 28 होगा। 14 जोड़ 14 कितना होगा तो कहिएगा सर आप 28 होगा। अब क्या करना है कि टोटल द्रव्यमान संख्या को यहां पर लिखना है, नीचे से डिवाइड करना है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का तो आपको पता चल गया कि 28 होगा। हाइड्रोजन कितने हैं तो कहेंगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है और ये 4 है, इसका मतलब 4 गुना 1 4 हो गया। प्लस अब यहां पर ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 गुना क्या करेंगे 3 यानी कि 16 48 हो जाएगा। इसको अगर कंप्लीट रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये हमारा 28 हो गया, फिर हमारा ये 4 हो गया और ये फिर हमारा यहां पर 48 हो गया। टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा कहेंगे 28 4 हमारा कितना, तो हम कहेंगे यहां पर 8 4 12 12 8 कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 20 हो गया। 2 4 2 6 6 2 कितना होगा तो कहेंगे 8 हो गया। यानी टोटल हमारा 80 है, 80 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आपको परसेंटेज में निकालने के लिए यहां पर 100 से गुना भी करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज में आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि यहां पर ये कितना होगा तो कहेंगे 20 चौके 80 और 20 पंच क्या कहेंगे तो 100 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 शतक कितना तो कहेंगे 28। इसका मतलब है कि 7 गुना 5 कितना परसेंट तो कहेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज यहां पर 35% हो गया। जैसा कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा कि यही हमारे आंसर्स होंगे। मेरे दोस्त, आपको कोई भी कंपाउंड पूछता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, आपसे कोई भी कंपाउंड की अगर बात करता है और उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज अगर आपसे पूछता है तो उसका एलिमेंट का परसेंटेज लिखने के लिए सबसे पहले उस एलिमेंट के द्रव्यमान संख्या को ऊपर रखेंगे और टोटल द्रव्यमान संख्या से डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो उसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। एकदम आंसर सिंपल है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सभी मेरे भाई और बहन लोग, जितने लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे, आप हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दीजिए इसमें से, आप ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें से आप लोगों को बताना है। ये 2 काम हम आपको छोड़ रहे हैं, ये दोनों काम आपको करना है। ये दोनों काम आपको करके बताना है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा
और हमारे ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा। जैसे ये 35 हुआ है, उसी तरह से ये हमारा कितना होगा, तो 65% दोनों मिलाकर के होना चाहिए। टोटल हमारा 100% आना चाहिए। तो आप इस दोनों के आंसर्स आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जिनके भी 35 है उनके राइट हैं। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है एक यहां पर आयनी बंधन, कहने का मतलब है कि एक आयनी बंधन है, एक आयनिक बंधन की आपसे बात कही जा रही है। कैसा बंधन है मेरे दोस्त, तो आपसे यहां पर आयनिक बंधन की बात कही गई है। और अगर हम आयनिक बंधन की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ये कैसा बॉन्ड है, तो इसको हम लोग यहां पर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का निर्माण कब होता है, तो आयनिक बॉन्ड के निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो एक बात समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, जब कभी भी आपसे आयनिक बॉन्ड की अगर बात करता है, मैं दूसरा कलर यहां पर यूज कर लेता हूं। यहां पर जब कभी भी आपसे आयनिक बॉन्ड की अगर आपसे बात करता है, जब कभी भी आपसे आयनिक बॉन्ड की बात करता है, तो याद रखिएगा इसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। और यह सबसे मजबूत बंधन होता है, याद रखना, यह सबसे मजबूत बंधन होता है। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड में अगर ऐसा बनता है, यह बॉन्ड बनता है, तो यह सबसे मजबूत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर हम आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर धातु और अधातु के बीच में यह बॉन्ड बनता है। ये किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, कहेंगे ये धातु और अधातु के बीच में इसकी बॉन्डिंग होती है। एक धातु दूसरा अधातु, तो अधातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच यहां पर कहेंगे बंधन का निर्माण होता है। धातु और अधातु के बीच आयनिक बंधन का निर्माण होता है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यह सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। लेकिन किसके किसके बीच में यह बॉन्ड बनेगा, तो कहेंगे एगो हमारा धातु होगा और एक हमारा अधातु होगा। तो धातु और अधातु के बीच में हमारा यह बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते कि यह हमारा सोडियम है और यह हमारा क्लोरीन है, तो एक हमारा धातु है, एक हमारा अधातु है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वह कौन सी बॉन्डिंग होगी, कहेंगे यहां पर आयनिक बंधन होगा हमारा। लेकिन एक बात और समझने का कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड टर्म को, कि अगर आयनिक बंधन का निर्माण होता है तो इसमें क्या होगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनता है। याद रखेंगे इसमें क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग का निर्माण होता है। यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होती है, याद रखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होती है। इस बात को नहीं भूलना है, एकदम आपके काम का चीज है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यहां पर बॉन्डिंग का निर्माण होता है, जो कि हमारा एक धातु हो गया, एक अधातु हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और हम जानते हैं कि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए उसको ट्रांसफर कर देता है और बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग बनता है। ऐसा तभी संभव है क्योंकि धातु के अंदर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तभी ऐसा संभव है, अदरवाइज नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहेंगे जब हम आयनिक बंधन की बात करते हैं तो यह एक धात्विक और अधात्विक तत्व के साथ जब अभिक्रिया करता है, इनके साथ जब बॉन्डिंग बनाता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर मेरे दोस्त, अगर हम यहां पर बात करते हैं, एक नाम सुने होंगे जिसको आप यहां पर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक नाम सुने होंगे जिसको आप यहां पर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा बंधन है, क्योंकि यहां पर सहसंयोजक बंधन हमारा है। तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये किसके किसके बीच में बॉन्ड बनाता है, कहेंगे ये अधातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनाता है। इस बात को ध्यान रखना, अधातु और अधातु के बीच जो बंधन का निर्माण करता है वो हमारा ये है। और याद रखना यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनती है, जिसको हम यहां पर कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। मेरे दोस्त आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बोला गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी कोशिका इनमें से है जिसके कोशिका अंगक में कोशिकीय श्वसन की क्रियाएं होती है, ये आपसे पूछा गया है। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये हमारा कोशिका अंगक है, इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें कैसा श्वसन होगा तो कहेंगे इसमें यहां पर कोशिकीय श्वसन होता है, इस बात को नहीं भूलना है। और अगर इसमें कोशिकीय श्वसन होता है तो इसी कोशिकीय श्वसन के दौरान हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर ग्लूकोज टूटेगा, और ये ग्लूकोज टूटने के बाद ये पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा, और यह पायरुविक एसिड क्या होगा, कहेंगे पायरुवेट में बदलेगा, और यही पायरुवेट फिर क्या करेगा तो यहां पर 36 एटीपी का निर्माण कर देता है। 36 एटीपी का निर्माण कर देता है, इस बात को ध्यान रखना, यहां पर 36 एटीपी का निर्माण करता है। और याद रखिएगा, ये जो आपका एटीपी होता है इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर 36 एटीपी का निर्माण, सबसे अधिक एटीपी का निर्माण अगर होता है तो कहेंगे वो कहां पर होगा, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम कहेंगे यहां पर इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यह हमारा पावर हाउस ऑफ सेल कहता है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, वैसे मेरे भाई जो लोग देख रहे हैं सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। आज के बाद और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हम एक से एक जो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को लेकर के आपके सामने आएंगे और पूरा का पूरा उसका डिटेल डिस्कशन आपको हम करा देंगे। याद रखिएगा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, और जब कोशिकीय श्वसन होता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम लोग सांस लेते हैं तब उसके अंदर यह प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब है मेरे दोस्त ये हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये किसके प्रेजेंस में होगा तो कहेंगे ये हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। याद रखेंगे, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो गया तो ऐसे हम रिएक्शंस को, ऐसे अभिक्रिया को, हम ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग वायवीय प्रक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग वायवीय, हम लोग क्या कहेंगे, वायवीय रेस्पायरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग वायवीय रेस्पायरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कहने का मतलब है हमने ऑक्सीजन लिया तब जाकर के ये क्रियाएं हुई है, तो इसको हम लोग वायवीय कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। याद रखिएगा, ऐसे चीज आपको पूछा जाता है। और याद रखिएगा, अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इसमें एक द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है, और उस द्रव पदार्थ का नाम क्या होता है, कहेंगे मैट्रिक्स होता है। याद रखिएगा, अगर इसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है और उस द्रव पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे अगर हम बात करते हैं और भी जो ऑप्शंस दे रखा है, तो उस ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे सामने यहां पर गोल्जी बॉडी दे रखा है, तो ये गोल्जी एपरेटस बोले या गोल्जी बॉडी, दोनों एक ही चीज है। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं सभी का एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन करता है। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं इनका मेन इनका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में मिनरल्स का परिवहन करता है। याद रखेंगे, हमारे शरीर में किसका परिवहन करेगा, कहेंगे यहां पर मिनरल्स का परिवहन करता है। इस बात को ध्यान में रखना, हमारे शरीर में मिनरल्स का परिवहन करता है, तो वो कौन करता है, तो इस बात को ध्यान रखना, वो हमारा गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी बॉडी होता है। इस बात को ध्यान रखना। मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज लवण की बात करते हैं, मिनरल्स का मतलब हो गया मेरे दोस्त यहां पर हम खनिज लवण की हम बात करते हैं, तो इसका परिवहन करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहां पर लाइसोसोम की बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा ये लाइसोसोम हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर सुसाइड बैग कहलाता है। इसको हम लोग यहां पर सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, जो कि लाइसोसोम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन की जो क्रियाएं होगी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग करेंगे। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग क्या करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कौन सा थक्कारोधी
रक्त कोशिकाओं के भीतर थक्का बनने से रोकता है। रक्त कोशिका कहने का मतलब है हमारा जो ब्लड है, रक्त कोशिका के भीतर, रक्त कोशिका के भीतर थक्का बनने से अगर रोकता है, वह कौन सा हमारा इसमें से थक्कारोधी है? तो कहेंगे वो हमारा हेपरिन है। कौन होगा? तो कहेंगे हेपरिन है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि यह हेपरिन का निर्माण कहां पर होता है। तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, इस हेपरिन के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो हेपरिन का निर्माण हमारे यकृत में होता है, यानी हमारे लीवर में होता है। इस बात को ध्यान में रखना। कहां पे होगा? तो हेपरिन का निर्माण कहां पे होगा? तो कहेंगे यहां पर हमारे लीवर में होता है, यानी कि हमारे यकृत में होता है। इस तरह से आप ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम्स की बात करते हैं। ये हमारे पास यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम्स है। इस ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है वो कहां से होगा? तो कहेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है, इनका स्रावन कहां से होता है? तो ये पैंक्रियाज से होता है। याद रखिएगा, ये कहां से होगा? तो पैंक्रियाज से होता है, जिसको हम लोग अग्न्याशय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहां पर अग्न्याशय कह देते हैं। तो हमारे पैंक्रियाज से क्या होगा? तो कहेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन होगा। और एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है, याद रखिएगा, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना, ये किसका? तो कहेंगे ये प्रोटीन का पाचन करता है। इस बात को एकदम नहीं भूलना है, ये प्रोटीन का पाचन करता है हमारे शरीर में। इस बात को एकदम याद रखना, ये ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर यहां पर अगर बात करते हैं स्कॉर्बिक एसिड की, अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये हमारे विटामिन सी का बायोलॉजिकल नाम है। तो विटामिन सी का अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन सी का जो बायोलॉजिकल नाम है वो हमारा क्या होगा, तो विटामिन सी के बायोलॉजिकल नेम की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ऐसे करके आपको बहुत सारे विटामिन के बारे में याद रखना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि विटामिन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर विटामिन ए हो गया। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, यदि हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा ढेर सारा विटामिन आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर विटामिन बी1 की बात करते हैं, इसको हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये थायमीन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहां पर विटामिन बी2 की बात करते हैं तो इसको हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर? राइबोफ्लेविन होगा। इस तरह से विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी5 को हम लोग विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे करके विटामिन बी12 को हम लोग क्या कहेंगे? साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी आपके सामने आ सकता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, समझिएगा गौर से, फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो ये हमारे ब्लड के प्रोटीन होते हैं। याद रखेंगे, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन की हम बात करते हैं, यहां पर प्रोथ्रोम्बिन को भी मेंशन कर देते हैं। तो फाइब्रोनिजन और अगर हम प्रोथ्रोम्बिन की अगर हम बात करते हैं तो इन सब की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्लड के प्रोटीन है। ये क्या है? तो हमारे ब्लड के प्रोटीन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारे ब्लड के प्रोटीन है। और हमारे ब्लड के जो प्रोटीन है ये क्या करेगा? तो कहेंगे ये हमारे ब्लड को क्या करेगा? तो कहेंगे ये सीधी सी बात है, ये ब्लड को क्लॉट कराने में सहायता प्रदान करता है। हमारे ब्लड को क्या करता है? तो कहेंगे ब्लड को क्लॉट कराने में, ब्लड के क्लॉटिंग में, ये ब्लड के क्लॉटिंग में ध्यान रखेंगे, ये ब्लड के क्लॉटिंग में क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर सहायक प्रदान करता है। याद रखेंगे, ये ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होता है, जिसको हम लोग फाइब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। ये हमारे ब्लड के प्रोटीन होते हैं। और याद रखिएगा, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है। कहां पे होगा? तो कहेंगे हमारे ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो उसमें होगा। और ब्लड प्लाज्मा में कहेंगे 90% जो होता है वो हमारा जल होता है, और 10% में हमारे ये प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं, और उसी में मिनरल्स भी होता है। याद रखिएगा, अगर हम ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आपको 90% जल होता है। और याद रखेंगे, ये सब के सब हमारे ब्लड के ही चीज है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड की क्लॉटिंग अगर नहीं हो रही है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड अगर फ्लो कर रहा है, कहीं से कोई क्लॉट नहीं हो रहा है, अगर शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो पता चलेगा कि आपकी मृत्यु हो सकती है, पता चलेगा कि ब्रेन हैमरेज कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड को अगर क्लॉट करने नहीं दे रहा, थक्का बनने नहीं दे रहा है, वो कौन? तो कहेंगे वो हेपरिन है, जो कि हमारे कहां पे बनता है? कहेंगे हमारे लीवर में बनता है, हमारे यकृत में बनता है। इसलिए हम कहेंगे जो हमारा यकृत होता है ये हमारा
एक इंपॉर्टेंट अंग में से अलग है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे लीवर का कितना बड़ा मेन फंक्शंस होता है, इस लीवर का कितना बड़ा फंक्शंस है। और भी लीवर का काम होता है। अगर हम लीवर की बात करते तो वहीं पर बाइल जूस का निर्माण करता है, जो हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। और जो पित्त रस हमारा बनता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं, वो जमा कहां पे होगा? तो कहेंगे पित्ताशय में होता है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ये शायद आपको एक एक करके आपको पता होना चाहिए। अगर आप तोड़ करके हर चीज को पढ़ करके अगर बैठ जाते हैं तो शायद हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। अब अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का, मेरे दोस्त हमने आपको बोला था कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण का हमारा प्रोसेस है, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और याद रखिएगा ये हमारा कहां कहां होता है, कहेंगे ये हमारा क्या होगा? कहेंगे एक हमारा लाइट रिएक्शन होता है, याद रखेंगे। एक को हम कहते हैं कि हमारा लाइट रिएक्शन होगा और दूसरे को हम कहते हैं कि यहां पर हमारा डार्क रिएक्शन होता है। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान दो तरह की प्रक्रियाएं होगी, दो तरह का रिएक्शन होगा। एक को हम लाइट रिएक्शन कहेंगे और एक को हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। मेरे दोस्त इन सब के बारे में अगर हम आपको बता देना चाहते हैं कि डार्क रिएक्शन हम किसको कहते हैं और यहां पर लाइट रिएक्शन हम किसको कहते हैं, तो यह बात एकदम आपको जानना होगा। क्योंकि आपको पता है एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन किसके बारे में कंसेप्ट दिया था याद रखेंगे। अगर डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया? याद रखेंगे। इनका जो कंसेप्ट दिया था वो आपका ब्लैक मैन ने दिया था, याद रखेंगे। इनका कंसेप्ट किसने दिया? कहेंगे ये ब्लैक मैन ने दिया था, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन है। डार्क मतलब ब्लैक होता है, तो डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट किसने दिया? याद रखने के लिए आप कहेंगे ब्लैक मैन ने दिया था। और उसी तरीके से अगर लाइट रिएक्शन का कंसेप्ट किसने दिया, तो ये भी बात आपको नहीं भूलना है। तो लाइट रिएक्शन का जो कंसेप्ट दिया था इसको हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हिल के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसको हम लोग रॉबर्ट हिल के नाम से जानते हैं, ये बात नहीं भूलना है। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो ये डार्क रिएक्शन में हमारा क्या करता है? कहेंगे ये हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर ये स्लो प्रोसेस में वर्क करता है। और याद रखिएगा ये कहां पर? तो कहेंगे ये स्ट्रोमा में होता है, याद रखना। ये कहां पर? तो कहेंगे ये स्ट्रोमा में होता है और ये हमारा स्लो प्रोसेस है, याद रखेंगे। ये कैसा प्रक्रिया? तो कहेंगे ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है। अगर हम यहां चलते हैं लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो ये कहां होगा? तो कहेंगे ये ग्रेना के अंदर होता है, याद रखेंगे ये ग्रेना में होगा। और साथ ही साथ ये हमारा क्या होगा? कहेंगे ये हमारा फास्ट रिएक्शन कराता है, ये हमारा फास्ट प्रोसेस होता है, याद रखेंगे। ये हमारा क्या होगा? कहेंगे फास्ट प्रोसेस होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये फास्टर होगा, वो हमारा स्लोवर होगा। इस तरह से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये हमारा फास्ट प्रोसेस होगा, ये हमारा स्लो होगा। ये ऑक्सीडेटिव होता है, ये हमारा रिडक्टिव होता है। अगर ये भी जानना चाहते हैं तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके काम इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन को अगर हम लोग गौर से देखेंगे, प्यार से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रकाश संश्लेषण में एक अंधेरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर डार्क रिएक्शन का हमारा ये प्रोसेस है, ये डार्क रिएक्शन का हमारा प्रोसेस है जो कि काफी स्लो प्रोसेस होता है। और ये या प्रकाशहीन प्रक्रिया किसमें होती है? तो डार्क रिएक्शन किसमें होगा? क्योंकि डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, याद रखेंगे। तो डार्क रिएक्शन अगर स्ट्रोमा में होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग ये करेंगे। अगर ग्रेना में होता तो कहेंगे लाइट रिएक्शन हमारा होता है। और याद रखिएगा डार्क रिएक्शन काफी स्लो प्रोसेस होता है और जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है। ये जितना बात हम आपको लिखाए हैं प्रकाश संश्लेषण में, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक और टर्म आपके सामने यहां पर दे रखा है जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारे सामने स्टोमेटा जिसको हम रंध्र कहते हैं। तो याद रखिएगा ये रंध्र कहां होगा? तो जो आप जानते हैं कि जो प्लांट की जो पत्तियां होती है उसी पत्ती में क्या होगा? कहेंगे रंध्र होता है। कहां पे? तो पत्ती में रंध्र होता है। और इसी रंध्र में क्या होगा? कहेंगे इसी में गैसों का विनिमय होता है, याद रखेंगे। इसी में किसका? तो कहेंगे इसी में गैसों का विनिमय होता है। और आप जानते हैं कि जो हमारा इसी में गैसों का विनिमय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी में किसका? तो गैसों का विनिमय होता है। और एक बात याद रखना है, हमारा जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा
और वह ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, तो यहीं पर हमारा गैस एक्सचेंज करता है। तो कहेंगे रंध्र में ये क्रियाएं होती है जो कि हमारे प्लांट के लीफ में होता है, और ये स्टोमेटा होता है। अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा का, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये हमारे प्लांट का लीफ है, ये हमारे प्लांट की पत्ती है, तो ये एक छोटा छोटा छिद्र होता है, ये छोटा छोटा छिद्र होता है, ये छोटा छोटा जो छिद्र होता है इसी को हम रंध्र कहते हैं, याद रखिएगा। ये छोटा छोटा जो छिद्र आप देखते होंगे, ये छोटा छोटा जो यहां पर छिद्र बहुत छोटा होता है, ये छोटा छोटा अगर हम छिद्र की अगर हम बात करते हैं तो इसी छोटा छोटा छिद्र को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम यहां पर रंध्र के नाम से जानते हैं। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ये लेता है और ये छोड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर छोटे छोटे रंध्र, यहां पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। और याद रखिएगा ये इतना छोटा होता है कि आप अपने नंगी आंखों से इसको नहीं देख पाएंगे, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाना पड़ेगा देखने के लिए। और ये दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है, याद रखिएगा। ये कब खुलेगा कब बंद होगा, तो याद रखिएगा ये आप कहेंगे कि ये दिन में खुल जाता है, ये दिन में खुलता है, याद रखना, ये दिन में खुलता है, तथा रात में क्या होगा कहेंगे, तथा ये रात में ये बंद हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, रात में ये बंद हो जाता है, दिन में ये खुलता है और रात में ये बंद हो जाता है, जिसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। और ये हमारे प्लांट में होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब एक और चीज आपको जानना पड़ेगा, अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट के स्टेम की, अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट के टहनी की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, तना की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये प्लांट का तना होता है, ये प्लांट का कहेंगे ये तना वाला हिस्सा है। तो अगर ये प्लांट का तना वाला, अगर मान लेते हैं कि ये तना वाला हिस्सा है, तो अगर हम इसको स्टेम कह देते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर, अगर इसको हम स्टेम कहते हैं, तना है, तो इसमें छोटे छोटे भी छिद्र होते हैं। जिस तना के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। इस तना में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। और लेंटिसेल में भी हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर लेंटिसेल के अंदर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर भी हमारा गैस आएगा जाएगा लेकिन बहुत कम होता है। तो तना में जो होता है छोटे छोटे छिद्र उसको लेंटिसेल कहते हैं, और पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो रंध्र कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आ गया तो हमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपसे। हमको लगता है कि सारे क्वेश्चंस के आप आंसर बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। अगला क्वेश्चंस हमारे सामने है, और इस क्वेश्चंस को भी अगर बना लिए तो इस एरिया से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो शायद, हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चंस आपसे छूटेगा, बशर्ते कि शिद्दत के साथ अगर आप करेंगे तब। हमने आपको क्या बोला कि अगर आप में जुनून है, जज्बा है और शिद्दत है तो दुनिया की हर चीज को आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। और एक बार हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जितने भाई लोग देख रहे होंगे इस सेशन को, सभी भाई लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। और सभी लोग इस भाई, जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो एक कंजूसी कभी मत कीजिए, आप लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, आपके इस लाइक बटन से हमारा उत्साह बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई लोग हैं सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और सभी भाई लोग इनका फायदा उठा रहे हैं इस कंटेंट का। तो अगर आप डेली बेसिस पर अगर आधा घंटा 1 घंटा आप जुड़े रहते हैं तो ये कंटेंट आपके दिमाग में सीधा जाता है, और इस कंटेंट को अगर सही से रख लिए तो समझिए आपके काम का है और आप कहीं भी आ जाएगा। सर बैच बाय नहीं हो पा रहा है, देखिए 99 वाला बैच बाय नहीं हो पा रहा है, एसएन क्लासेस का कहना है। ये आपको मैंने दिया था, ये बैच आप लोगों के ही डिमांड पर मैंने ये बैच दिया था, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए और एक बिहार सचिवालय के लिए मैंने दिया था। और 1000 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 1000 क्वेश्चन इतना होता है, और 1000 जब इतना होता है तो 1000 का डिटेल डिस्कशन कराएंगे तो और इतना होगा। यानी इतना कहने का मतलब अगर साइंस आ गया तो दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपको साइंस का क्वेश्चन सबसे आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपने उनका एक्युमुलेशंस बढ़ा लिया है। तो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। तो जो भाई लोग अभी भी पीछे होंगे, जिनको नियुक्ति बैच चाहिए, आप जाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। याद रखिएगा जो ऐप का नाम है, इस ऐप को एकदम याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, याद रखना। ये हमारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन है, याद रखना। अगर आपने ये एप्लीकेशन आपने स्टोर नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को आप स्टोर कर लेंगे। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हम यहां पर बार बार बोल्ड है, इनका
नाम क्या है कि यहां पर ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, याद रखेंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। अगर आप लिखिएगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लिखिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, तो ऐप अपने आप आ जाएगा और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और उस ऐप के माध्यम से आपको सारी कोर्सेस मिलेंगे। जो कोर्स आप खोजना चाहते हैं वो कोर्स आपको यहां पर नजर आएगा और उसी दौरान आप देखेंगे ऊपर में ही आपको स्क्रॉल होगा, विज्ञान साइंस का 1000 क्वेश्चंस आपको दिखेगा, वो भी मात्र 99 रुपये में भंडार आपके लिए है। तो 99 रुपये में अगर आपको भंडार मिल रहा है तो काहे के लिए इधर उधर भटकना है? इसी भंडार से आपको हीरा ढूंढना है, इसी भंडार में आपको सोना ढूंढना है, इसी भंडार में आपको प्लेटिनम ढूंढना है और इसी भंडार से आपको सिलेक्शंस भी लेना है। तो अगर किसी को यह नहीं मिल रहा है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर यह बैच अवेलेबल है, इजी वे में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग जहां तक बात कर रहे थे वहां हम लोग पहुंचते हैं, उस क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। यह हमारा क्वेश्चन था, हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बताइए मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? बोला है कि वायु में ध्वनि की गति, वायु में ध्वनि की गति के तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो वस्तु की गति होगी, ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो वस्तु की गति होगी, वस्तु की गति क्या होगी? तो वायु में ध्वनि की गति से क्या होगी? तो कहेंगे ज्यादा होगा। वस्तु की गति क्या होगी? तो वायु में ध्वनि की गति से क्या होगा? तो कहेंगे वायु में, अगर ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं, वायु में ध्वनि की गति से क्या है? तो कहेंगे ज्यादा है। ऐसा ही हमने दो स्टेटमेंट को हमने मार्क किया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर वस्तु की गति ज्यादा हो गया ध्वनि की गति से, ऐसी स्थिति में बताइए इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, जब भी गति के रिलेशंस को बात करता है, वस्तु की गति और किसी माध्यम में गति अगर बोलता है, तो हमेशा याद रखना उसके लिए हम लोग मैक संख्या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग मैक नंबर कैलकुलेट करते हैं। और मैक नंबर को हिंदी में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर मैक संख्या के नाम से जानते हैं, ये हमारा मैक संख्या है, ध्यान रखेंगे। तो अगर मैक नंबर की बात करते हैं तो मैक नंबर का फॉर्मूला होता है, ऊपर में हमारा वस्तु की गति होती है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर वस्तु की गति, नीचे में क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर माध्यम में वायु की गति होगा, या फिर हम लोग कहेंगे माध्यम में ध्वनि की गति होगा। याद रखेंगे यहां पर माध्यम में ध्वनि की गति यहां पर है, यहां पर वस्तु की गति, यहां पर वस्तु में वायु में ध्वनि की गति, और यहां अधिक तेजी से करने वाली वस्तु, तो ये वस्तु की गति, यहां पर माध्यम में ध्वनि की गति है। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वो मैक संख्या होता है। और याद रखिएगा ऊपर भी गति, नीचे भी गति, मैक संख्या का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि गति का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, गति का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएगा, दोनों का कोई यूनिट नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं मैक संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, जब भी मिलेगा तो एक संख्या देगा। और याद रखेंगे अगर ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, अगर ये 10 है तो ये 5 है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम है। इसका मतलब अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से, हमेशा के लिए 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? तो कहेंगे ज्यादा होगा। अगर मैक संख्या का मान 1 से ज्यादा हो गया, अगर मैक संख्या का मान, मेरे दोस्त, अगर मैक संख्या का मान 1 से ज्यादा हो गया तो ऐसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम सुपरसोनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर सुपरसोनिक कहते हैं, याद रखिएगा। ये कैसा कंडीशन है? तो कहेंगे इसको हम लोग सुपरसोनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो सुपरसोनिक हम किसको कहते हैं? यदि मैक संख्या का मान 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा होने के लिए वस्तु की गति ज्यादा और किसी माध्यम में ध्वनि की गति कम होगी, यानी इसके कंपैरिजन में देखेंगे ये ज्यादा। अगर ऊपर वाला ज्यादा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा, अगर 1 से ज्यादा हो गया तो ऐसे कंडीशंस को सुपरसोनिक कंडीशन कहते हैं। इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे राइट होंगे। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि इसको भी आप याद रखिएगा। यदि हम मैक संख्या की बात करते हैं, यदि हम मैक नंबर की बात करते हैं, यदि मैक नंबर का वैल्यू मान लेते कि 1 होगा, तो 1 कब होगा? कहेंगे वस्तु की गति और किसी माध्यम में वस्तु की जो गति होगी वो दोनों अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे वहां पर हमारा क्या होगा? कहेंगे यहां पर मैक संख्या हमारा 1 होगा। और अगर मैक संख्या हमारा 1 हो गया तो इसको हम लोग सोनिक कंडीशन कहते हैं। इसको हम लोग सोनिक कह दिए। ये कैसा कंडीशन है? तो याद रखिएगा इसको हम लोग सोनिक कहते हैं, और खास करके आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। दूसरे की अगर हम बात करते हैं
हैं, यदि हम यहां पर मैक नंबर की बात करते हैं और इसकी वैल्यू अगर 1 से कम होगी, अगर मैक संख्या का मान 1 से कम होगा तो इसको हम लोग सबसोनिक कंडीशन कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सबसोनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं, ये सबसोनिक कंडीशन होगा। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मैक नंबर की बात करते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, अभी जस्ट हमने आपको बताया, इसको हम लोग सुपरसोनिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा कहेंगे यहां पर सुपरसोनिक कंडीशंस होगा। और इसी तरीके से हम अगर बात कर लेते हैं मेरे भाई, अगर बात कर लेते हैं कि अगर मैक संख्या की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा मैक नंबर होगा, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 होता है, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग यहां पर हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा कहां पर, तो कहेंगे ये हमारा हाइपरसोनिक कंडीशंस को दिखाता है। तो ये सब आपको याद रखना है और फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसलिए एक एक चीज आपको याद रहना चाहिए। जितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं, हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, सिर्फ आप बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को यह होना चाहिए कि एक बार लाइक बटन दबा देते हैं। इतना प्यार से इतना अच्छा डिलीवरी आपका हो रहा है, तो आप सभी लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठ करके सुन रहे, चल क्या रहा है, आपको लाइक बटन दबाना चाहिए और उत्साह में क्लास को करिए। और जिस दिन आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बना रहेगा, तो आप 1 घंटे के बदले आप 4 घंटा बैठ करके पढ़िएगा। तो हमेशा मायूस किसी को नहीं रहना है, उत्साह बनाए रखना है, एनर्जी भरपूर रखना है और कोशिश करना, जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है और वही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज आप जान लीजिए, अगर हम सोलर की बात करते हैं, तो हम सभी लोगों को पता होगा, हमारा जो सोलर सेल होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है, याद रखिएगा। अगर हम सोलर सेल की बात करते हैं, जो सोलर हमारा होता है, तो याद रखिएगा ये हमारे सेमीकंडक्टर से बना होता है, जिसको हम लोग यहां पर, ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा सोलर है, ये हमारा सेमीकंडक्टर से बना होता है। और अगर हम इस सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन यहां पर शामिल होगा। तो ये हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, इन्हीं से बना हुआ हमारा ये होता है। और जो हमारा सोलर होता है, ये क्या करता है, तो कहेंगे ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखेंगे। अगर सन से एनर्जी लेगा, तो सूर्य से अगर एनर्जी लेगा, तो वह प्रकाश ऊर्जा होगा। और उसी प्रकाश ऊर्जा को ये किसमें परिवर्तित कर देता है, तो उसी प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसी जैसे ही प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा इफेक्ट होगा, तो इसको हम लोग यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसका कंसेप्ट या इनकी व्याख्या जो किया था, वो किसने किया था, तो इनका व्याख्या किसने किया था, तो कहेंगे आइंस्टीन साहब ने किया था, याद रखना। किसने किया, तो कहेंगे यहां पर आइंस्टीन साहब ने किया था। और याद रखना है आपको, इसी व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, जो कि आपको सोलर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। समझिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए एकदम यहां पर खतरनाक है कि आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, चिकन पॉक्स की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आता है, तो मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे स्मॉल पॉक्स पूछता है, जब कभी भी आपसे यहां पर चिकन पॉक्स पूछता है, स्मॉल पॉक्स पूछे या चिकन पॉक्स पूछे, ये दोनों हमारा वायरल डिजीज होता है, ये दोनों हमारा वायरस के कारण होता है। अगर ये वायरस के कारण होगा, इसीलिए इसको हम लोग वायरल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये कैसा डिजीज है, कहेंगे ये हमारा यहां पर वायरल डिजीज हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि जो चिकन पॉक्स होता है, ये किस वायरस से होता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर वेरियोला वायरस के, वेरिसेला जोस्टर के नाम से जानते हैं। ये वेरिसिला जोस्टर होता है, तो वेरिसिला जोस्टर से कहेंगे चिकन पॉक्स होगा। तो ये किससे होगा मेरे भाई, तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा वेरियोला वायरस से होता है, याद रखिएगा। तो वेरियोला वायरस से जो डिजीज होगा उसको स्मॉल पॉक्स कहेंगे, और वेरियोला जोस्टर से जो हमारा होगा उसको हम लोग यहां पर चिकन पॉक्स कहते हैं। और ये दोनों क्या है, तो कहेंगे वायरस का नाम होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर देता है एग्जामिनर, और लोगों को आता हुआ भी चीज गलती कर देता है। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको गलती नहीं करना है, और आपको ध्यान रखना है कि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये वेरिसेला जोस्टर है। एक याद रख लो, कोई एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप काम बन जाएगा आपका। तो स्मॉल पॉक्स बोला गया है, तो स्मॉल पॉक्स इसमें से कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, वेरियोला वायरस इज द राइट आंसर, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होगा, जैसा कि आप यहां पर बी ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे।
आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त क्या कहता है कि डेंगू की बात करते हैं। अभी आप जानते हैं कि डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन यह भी पता रखना पड़ेगा कि अगर डेंगू होता तो कौन सा मच्छर से होता है। तो याद रखिएगा, ये जो मच्छर हमारा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडीज मच्छर के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरा नाम अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसको हम लोग एडीज मच्छर कहते हैं। ये कौन सा मच्छर है, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा एडीज इजिप्टी है। एडीज इजिप्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये एडीज इजिप्टी हमारा, ये एडीज इजिप्टी हमारा ये मच्छर है। और अगर एडीज इजिप्टी मच्छर की अगर हम बात करते हैं तो इसी मच्छर से बीमारियां होती है। इसी मच्छर से क्या होगा, तो कहेंगे इसी मच्छर से डेंगू होता है। और डेंगू हमारा डेंगी वायरस से होता है, याद रखेंगे। किससे होगा, तो कहेंगे डेंगू हमारा डेंगी वायरस से होता है। और इसी तरीके से आपको जानना है, अगर हम यहां पर चिकनगुनिया की अगर हम बात करते हैं तो जो चिकनगुनिया है ये हमारे चिक वायरस से होता है, याद रखेंगे। ये किससे होगा, तो कहेंगे ये चिक वायरस से होता है। और इसी तरीके से हमारा जीका वायरस भी इसी से होता है, याद रखेंगे। इसी से क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर नाम सुने होंगे आप जीका वायरस का, तो जीका वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसी से होता है। तो याद रखिएगा, अगर एडीज इजिप्टी मच्छर हमारा है तो ये एडीज इजिप्टी का नाम भी याद रखिएगा, इसी से डेंगू होता है, इसी से चिकनगुनिया होता है और इसी से जीका वायरस होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू हमारा कैसा, तो वायरस से होता है। इसका मतलब ये वायरल डिजीज है, इसीलिए आंसर करेंगे सी। और किस वायरस से होगा, तो डेंगी वायरस से होगा। डेंगू कौन से मच्छर से होगा, तो कहेंगे एडीज इजिप्टी मच्छर से होता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और फंगस के कारण कहेंगे दाद खाज वगैरह होता है, ये बात आपको पता होगा। बैक्टीरिया के कारण हमारा टाइफाइड होता है। ये सब डिजीज टाइफाइड वगैरह, कालाजार हमारा प्रोटोजोअल डिजीज होता है। अगर हम बात करते हैं मलेरिया भी हमारा कैसा, कहेंगे प्रोटोजोअल। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कालाजार की बात करते हैं, कालाजार की बात करते हैं जो कि लिस्मानिया डोनोवानी से होता है, कालाजार हो गया। या फिर अगर हम कहेंगे प्लाज्मोडियम से जो यहां पर मलेरिया होता है, ये सब की बात करते हैं तो ये सब के सब हमारा किससे होने वाला डिजीज, कहेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया से जो होने वाला डिजीज है वो हमारा कौन होगा, तो यहां पर हम बात करेंगे, जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहां पर हैजा की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड हो गया, या फिर हम हैजा की बात करते हैं तो ये सब जो डिजीज होता है ये किससे होगा, कहेंगे बैक्टीरिया से होता है। और फफूंद से कहेंगे दाद खाज वगैरह होता है। दाद खाज जो होता है ये सब फफूंद से होता है, फंगस के कारण होता है। एकदम हर चीज को एकदम ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चंस को आपको एक एक ही तरीके से पढ़ के जाना है। अगर क्वेश्चंस आ गया तो नहीं छूटना चाहिए, बात ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के आंसर्स हम चाहेंगे कि जितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर्स वही लोग करें जल्दी से, और जल्दी से आंसर आना चाहिए। एक बार जल्दी से आप सभी लोग और दिल से इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से एक बार बता दीजिए। हम चाहेंगे कि सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन से हम आपको यह भी देना चाह रहे थे, कल हम थोड़ा अब्सेंट रहेंगे, किसी कारणवश कुछ काम है, नहीं तो कल भी आपकी हम क्लासेस लेते। तो कल हम अब्सेंट रहेंगे, कल सुबह के 9 बजे की क्लासेस नहीं होगी, लेकिन फिर अगले दिन से आपके 9 बजे की क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। इसीलिए कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं, कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से हम कल सुबह में मॉर्निंग में अब्सेंट रहेंगे, बाद बाकी सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, रात में क्लास एकदम चलेगा, रात में भी क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी चलेगा और सुबह में भी चलेगा, उसके लिए कोई किसी को परेशान होने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहा है यदि वस्तु का द्रव्यमान कहां है, तो कहेंगे 60 किलोग्राम है। और वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना है। मेरे दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं कहीं पर भी भार की बात करते हैं तो भार बराबर mg होता है, लेकिन अगर हम लोग चंद्रमा पर अगर हम भार देखना चाहते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा, चंद्रमा पर g नहीं होता है, g/6 होता है, यह बात आपको पता होगा। चंद्रमा पर g नहीं होता है, g/6 होता है। और आप देख लीजिए इसके आंसर क्या कहेंगे, तो कहेंगे जब यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, कहेंगे यहां पर द्रव्यमान पता चल गया। हम कहेंगे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है तो यह 10 ही रहेगा, और g का मान आप मान लीजिए 10, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हम 6 से डिवाइड करेंगे, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यह 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कितना न्यूटन हो गया भार, तो कहेंगे यहां पर चंद्रमा पर जो भार होगा 10 गुना 10 यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। यहां पर अगर क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो इस पे नहीं रखा है, क्वेश्चन में यह रखा है कि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, ये 60 हो गया, जी का मान को ये 9.8 रख लिया है, और यहां पर क्या कर दिया तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये अगर कटेगा तो ये 10 होगा, ये दशमलव उड़ेगा तो 98 हो जाएगा। इसका मतलब है चंद्रमा पर कितना न्यूटन भार होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये होगा। तो याद रखिएगा, वस्तु का भार अगर कहीं पर पृथ्वी आर में देखते हैं
हम लोग तो कहेंगे वो mg के बराबर होगा। चंद्रमा पर अगर देखेंगे तब ये 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, g का मान g/6 हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 98 न्यूटन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करते हैं वो हमारा नर्व सेल होता है। वो हमारा कौन सा सेल होगा तो कहेंगे नर्व सेल होता है। और इसी नर्व सेल के माध्यम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कोई भी प्रतिक्रिया पहुंचता है और वह फिर हमारे ब्रेन तक जाता है और हम किसी चीज को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं और देख पाते हैं सही तरीके से। तो वो हमारा नर्व सेल है जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, याद रखिए, सबसे बड़ी नहीं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, याद रखिए, जिसको हम लोग नर्व सेल के नाम से जानते हैं। मसल सेल्स हम उसको कहते हैं। हमारे मसल्स के कारण ही हम कहेंगे हमें गति प्रदान होता है, हम हाथ पैर को उठा पाते हैं, मुंडी को घुमा पाते हैं, शरीर को रोटेट कर पाते हैं, तो हमारा मसल सेल्स के कारण ही होता है, याद रखना। किडनी हमारा कैसा है तो कहेंगे किडनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको हम लोग उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। जिसको नहीं पता जान लीजिए, इसको हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकलता है। अगर हम अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर होना, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, ये हमारा क्या होगा कहेंगे, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना वो हमारा उत्सर्जी अंग का काम होता है। तो जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर हमारा लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, ये सब हमारे उत्सर्जी अंग है। हमारा जो स्किन है वो भी उत्सर्जी अंग है, चूंकि पसीना बाहर निकलता है तो गंदगी को बाहर करता है, यानी ये सब हमारा उत्सर्जी अंग है। अगर हम इस किडनी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। ये किसको तो कहेंगे ब्लड तथा यूरिन का, ब्लड और यूरिन का ये फिल्ट्रेशन करता है, ध्यान रखेंगे। ब्लड तथा ये यूरिन की बात करते हैं, यूरिन का ये क्या करेगा, ब्लड तथा यूरिन का ये फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, जिसको हम लोग यहां पर किडनी के नाम से जानते हैं। और अगर ब्लड और यूरिन को फिल्टर करता है तो यहां से बहुत सारे वेस्टेज पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह को अलग करता है और यूरिन से यूरिया को अलग करता है। तो ये भी हम कहेंगे यहां पर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर रहा है। तो ब्लड और यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है। और याद रखिएगा अगर किसी की दोनों किडनी फेल होती है, अगर दोनों किडनी अगर फेल होगा, दोनों किडनी की अगर हम बात करते हैं, दोनों किडनी फेल होने पर ध्यान रखेंगे, दोनों किडनी फेल होने पर क्या होगा कहेंगे, दोनों किडनी फेल होने पर हम कहेंगे उनको डायलिसिस पर जाना होता है। और याद रखिएगा ये क्या है तो कहेंगे ये हमारा डायलिसिस की हम बात करते हैं तो ये हमारा डायलिसिस है। तो डायलिसिस हमारा क्या है तो कहेंगे आर्टिफिशियल हमारा क्या होता है कहेंगे यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं ब्लड को छनाते हैं। और याद रखिएगा जो डायलिसिस होता है दोनों किडनी फेल होगा तभी करते हैं। और ये शरीर के बाहर ये होता है, ध्यान रखेंगे ये शरीर के बाहर हमारा होता है। ये कहां पे होगा तो कहेंगे शरीर के बाहर ब्लड को छानेगा, शरीर के बाहर यूरिन को छानेगा, वो हमारा डायलिसिस कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को यहीं रखेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा कल से फिर चलना है। तो हम सभी लोग से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग अगर नहीं जुड़े हैं इस सेशन से, ध्यान रखिएगा जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने इतना अच्छा सेशन चलाया था, हम आपके YouTube से हम आपसे जुड़े थे और हम ये वाला सेशन नहीं कर पाए। क्योंकि इसमें हम बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रखे हैं। क्योंकि आप देखिए उलट करके 9th में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आया है, कुछ इक्वेशन वाला भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यानी जंबल क्वेश्चन भी आपको इसमें नजर आएंगे। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कथन निष्कर्ष टाइप का भी क्वेश्चंस होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि इजी भी होगा। तो हम पूरा का पूरा समावेश किए हैं वैसे क्वेश्चन का जहां से क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगा। और 1000 क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो ये 1000 क्वेश्चन हम लोगों को 20 से 25 दिन के अंदर निपटा देना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, करना बहुत तेजी से है। कहिए क्यों, हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं। कल रात में आपकी क्लासेस 1 घंटे की हुई थी, लेकिन आज से ये वाली जो क्लासेस चल रही है, ये चूंकि अभी स्टार्ट ही हुआ, एक क्लास हुआ है मात्र, अब ये जो क्लासेस आपकी चलने वाली है ये 2.5 घंटे की क्लासेस हम लेंगे। 2.5 घंटे मतलब 4 से 6:30 बजे तक चलेगा, शाम के 4 से 6:30 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटे लगातार हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे साइंस के 50 बहुमूल्य क्वेश्चन को एक दिन में कवर कर लें, ताकि आपको हम बहुत जल्दी कवर करके ये सेशन दे दें, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। तो अगर किसी ने नहीं किया होगा
ज्वाइन। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए और आपको यहां पर बीपीओसी का ये नियुक्ति 2.0 आपको बैच मिलेगा, जो कि आपको 6 to 8 और 9 10th दोनों के लिए आपके लिए बेहद खूबसूरत है। आप इसको करिए, 1000 क्वेश्चन मात्र 99 रुपया में ये मिलेगा, और वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ मिलेगा। हमको लगता है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इसको करेंगे तो मजा आएगा। रात में नहीं होगा क्लास, नहीं, आज की क्लासेस जो होंगी, आज की क्लासेस ऐप की जो होगी, वो आपका सुबह शाम के 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक हम आपकी क्लासेस लेंगे। 2.5 घंटे का क्लासेस हम आपका लेंगे। तो याद रखिएगा, आज आपका शाम में ऐप की क्लासेस होंगी और 4 से 6:30 बजे तक क्लास चलेगी। लगातार 2.5 घंटे क्लास चलेगी, और यह वैसे समय में क्लास चलेगी जब आपका मन बहुत डेविएट करता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर 4 से 6:30 अगर आप 2.5 घंटा अगर आपने घर में बैठ करके पढ़ लिए, तो समझिए आपका सारा डेविएशन खत्म होगा और पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, जो कि आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो आज हम यही कहना चाहेंगे। आज इस सेशन को हम यहीं पर छोड़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन हम परसों फिर लेकर के आएंगे। कल आपकी क्लासेस ये ऑफ रहेंगे, क्योंकि कल हम अब्सेंट रहेंगे सुबह में, लेकिन सारी क्लासेस जो होंगी सुबह को छोड़कर के, जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं यूट्यूब या ऐप पे, वो सारी क्लासेस अपने समय से चलेगी। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोग जाते जाते लाइक बटन दबा दीजिए, और फिर हम लोग विदा होते हैं, आज के सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, 6 बजे से कीजिए, नहीं 6 बजे से और भी क्लासेस रहती है, इसलिए 6 बजे से दिक्कत है। 4 से 6 में क्या दिक्कत है? 4 से 6 सारे। और एक बात और बता देना चाहते हैं, किन्हीं को ये ना लगे कि अगर हम लाइव क्लास में नहीं जुड़े तो हम देख नहीं पाएंगे। आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप वीडियो देख पाएंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो एक इंटरेस्ट अलग होगा, एक कहानी ही अलग होती है। इसलिए लाइव का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए लाइव कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से, शाम के 4 बजे आप लाइव होंगे। हम देखे थे रात में भी बहुत सारे बच्चे लाइव हुए थे, इसलिए हम सभी लोगों से चाहेंगे कि शाम के 4 से 6:30 बजे तक आप सभी लोग लाइव होइएगा, और बेहतरीन तरीके से, बेहतर अंदाज में हम आपको ये सारी क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं सभी लोगों का मैसेज। यहां पर रात में ही सही रहेगा, टाइम नहीं है 4 बजे, राजू कुमार का कहना है। अच्छा देखते हैं तत्काल। अभी देखिए, अभी क्या है कि आपका दिवाली छठ का छुट्टी हो रहा है, तो दिवाली छठ का अगर छुट्टी है तो हम सोच रहे थे कि लगातार 2-3 घंटे की क्लासेस लेकर के आपको हम पूरा का पूरा कंसेप्चुअली हर चीज को पढ़ा दें, क्योंकि फिर दिवाली और छठ के छुट्टी के बाद क्लास की व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है। 8 9 10 घंटे 12 घंटे 11 घंटे क्लासेस लगातार हो जाती है, जिसकी वजह से जितना आपको समय देना चाहिए उतना समय हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए दिवाली और छठ के बीच में जो हमें समय मिलेगा, इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा समय देकर के हम पढ़ाने वाले हैं ऐप पे। ठीक है, बाद बाकी जैसे यूट्यूब का क्लास चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, इसीलिए आपके लिए आप एक बेहतरीन समय है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, डेली ये क्लास चलता है। टाइम कब से होता है? ये क्लासेस आपका सुबह के 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9:05 में आपका लाइव हो जाएगा, और लगातार 1.5-2 घंटे क्लासेस चलेंगी। आज हम थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है इसीलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्लासेस आपकी चलती रहेगी। कल सिर्फ आपकी सुबह में नहीं होगी, लेकिन फिर परसों से अपने समय से ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कल के लिए, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, बाद बाकी आपके साथ हम इवनिंग में जो भी शेड्यूल जहां भी है वो करेंगे, मॉर्निंग की सिर्फ क्लासेस नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए, हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। अगर आपको क्लास कैसा लगता है आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको कंटेंट कैसा मिलता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका क्लास का इंटरेस्ट कैसा होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को बस यही रहता है कि हमारे बच्चे जो कमेंट करेंगे उसी के अनुरूप हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट मस्त, क्या बात है, हमारे सभी भाई लोग खुश हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह से आपके अंदर खुशी बनी रहे और आप सफल भी होंगे तो आप उस समय भी खुश रहेंगे, और आपकी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं अभी से बननी चाहिए। अगर आपको ये खुशी है कि हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, तो आपको ये भी खुशी होना चाहिए कि हम निकाल जरूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे, और सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर कल नहीं, परसों मॉर्निंग में सुबह के 9 बजे आपको शेड्यूल कर देंगे क्लास। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद मेरे भाई दोस्त। चलिए।